स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज यूनिट टेस्ट 8 उसके सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। बच्चों यूट्यूब पर अपन ने पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए 11th-12th की फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए 10 यूनिट टेस्ट वो लॉन्च किए हैं। प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे 10 के 10 टेस्ट, है ना। तो उसमें 10 टेस्ट हैं, उसमें 7 टेस्ट के हम वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 8वां टेस्ट अपलोडेड है, यूट्यूब पर ही है ये, और इसके वीडियो सॉल्यूशंस फिजिक्स के वो हम लेकर आए हैं। बच्चों ये 8वां जो यूनिट टेस्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर और आंसर की मिल जाएगी। टेस्ट पेपर दीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ये यूनिट टेस्ट 8 में बच्चों एक तो फ्लूइड वाला पार्ट आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और वेव ऑप्टिक्स, ये 2 टॉपिक्स का ये टेस्ट है। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं इसके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों सरफेस टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है, और लिक्विड में आप जो इम्प्योरिटी मिलाते हो उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसका एरिया आप बढ़ा रहे हो, उसका एरिया घटा रहे हो, एरिया पे सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करता है। सरफेस टेंशन का सिंबल अगर टी बोलूँ मैं तो टी विल नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन वर्क डन इक्वल्स टू टी डेल्टा है। तो ऐसा मत बोल देना कि सरफेस टेंशन वर्क डन अपॉन डेल्टा ए है तो डेल्टा ए इंक्रीज डिक्रीज, नहीं बच्चों। सरफेस टेंशन केवल किस पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड है उस पर डिपेंड करेगा, और उसमें जो इम्प्योरिटीज ऐड की हैं उस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल खारे पानी, समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है, और जब आप पानी में कोई सोप सॉल्यूशन मिला देते हो तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, तो कपड़ों की सफाई अच्छी हो जाती है। तो सरफेस टेंशन इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है, एरिया वेरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ जाएगा कि एरिया बढ़ाने से घटाने से सरफेस टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, सेम रहेगी वो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है शेप ऑफ लिक्विड। बच्चों सरफेस टेंशन का सिंबल अगर मैं टी मानूं तो सरफेस टेंशन ये चाहता है कि सरफेस एरिया वो मिनिमम बना रहे। सरफेस टेंशन क्या चाहता है, सरफेस एरिया मिनिमम बना रहे। प्रश्न उठता है क्यों चाहता है सरफेस टेंशन की सरफेस एरिया मिनिमम रहे। क्योंकि बच्चों सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है, और अगर सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा तो फिर एनर्जी भी कम रहेगी और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना कम, एरिया में आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी उतना ही कम, और जितना नंबर का मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस जितने कम हो जाएंगे उतना ही एनर्जी डिक्रीज होने के कारण सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहता है। और बच्चों याद रखना, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, हमने आपको कोई गिवन वॉल्यूम दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई लोहे के पिघला हुआ लोहा दे दिया, है ना। तो अब वो गिवन उसका वॉल्यूम सेम है, उस वॉल्यूम से अगर आप स्फीयर बनाओगे ना बच्चों तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। इसीलिए पानी की बूंद को गिराया जाए, रेन ड्रॉप्स आए, वो स्फेरिकल शेप में क्यों होती है, क्योंकि पानी की बूंद गिर रही है तो पानी की जो मात्रा है वो सेम है, पानी का वॉल्यूम सेम है। और सबसे कम सरफेस एरिया किस शेप का होता है, स्फीयर का। इसीलिए पानी की बूंद अपने आप स्फीयर बना लेती है ताकि उसका एरिया मिनिमम हो जाए और उसकी एनर्जी भी मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए उसकी। तो गिवन वॉल्यूम के लिए बच्चों स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है इसीलिए जो लिक्विड्स हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है। तो ये सब कहानी कहाँ में चालू हुई थी, सरफेस टेंशन ये चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमम रहे। मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फीयर का होगा। तो सरफेस टेंशन के कारण ही शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी ये 2 आपको क्या दे रखे हैं, वायर्स दे रखे हैं, और दोनों वायर्स बिल्कुल सेम है एक्चुअली, है ना। इनका ये y1 y2 ये आपको यंग मॉडल दे रखा है बच्चों। क्योंकि सारी क्वांटिटीज बिल्कुल सेम हैं, सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सेम हैं, इसलिए
इनमें जो यंग मॉडुलस आएगा वो एवरेज के बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2/2। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिजल्ट है, याद करना है क्योंकि सारे पैरामीटर्स सेम हैं इसलिए एक्सटेंशन भी एवरेज एक्सटेंशन के बराबर। अगर इनसे पूछा होता कि प्रसार या लंबाई कितनी बढ़ रही है, एवरेज एक्सटेंशन, यंग मॉडुलस भी किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज के बराबर, मतलब थर्ड का सेकेंड आंसर आ जाएगा बच्चों। तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में वर्क डन इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर। बच्चों वर्क डन, अब इस इलास्टिसिटी के चैप्टर में जो भी वायर है ना, वायर को स्प्रिंग जैसा मानते हैं अपन, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन इस चैप्टर में के की वैल्यू अगर आपको याद हो तो AY/L होती थी और x का काम डेल्टा L करता था बच्चों। अब इसमें सारी वैल्यूज रखो, देखो आंसर आ जाएगा, हाफ आ गया। एरिया आपको दिया हुआ है बच्चों 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू है 2 × 10⁻11 y आ जाएगा। लेंथ बच्चों दे रखी है 1 मीटर और चेंज इन लेंथ डेल्टा L 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10⁻12 और 10⁻11 10⁻1 यानी 0.1 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फोर्थ के बाद अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, उधर जगह नहीं है इसको हटा देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बच्चे छोड़ के जाते हैं बट इनके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस पेपर के थ्रू जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आए हों उनको वापस से पढ़िए और सॉल्व करिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। टॉपिक्स बहुत आसान है, सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, वो अप्लाई करने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में एक कैपिलरी ट्यूब की रेडियस r है और इसमें h हाइट तक वाटर राइज करता है। बच्चों एक फॉर्मूला होता था 2T/r cos थीटा = ρgh। सरफेस टेंशन के कारण जो भी प्रेशर में कमी आई है, हाइट उस प्रेशर की कमी को पूरा करेगा। इस तरीके से ये याद कर लेना, यहाँ से हाइट आपके पास आ जाएगी 2T/ρgr cos थीटा, ठीक है। ये अपने पास हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बच्चों अगर मास की बात करें अपन तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो बच्चों, πr² × h लिख सकते हो। तो यहाँ से आप मास की जगह क्या लिख सकते हो, ρ × πr² और h की जगह ये वैल्यू लिख देना 2T/ρgr cos थीटा। बच्चों इसमें क्या है कि देखो एक रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m प्रोपोर्शनल टू r बचेगा। देखो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, बाद में केवल रेडियस ही जो चेंज की है ना। पहले मास 5 ग्राम था जब रेडियस r थी, अब रेडियस को तुमने डबल कर दिया, रेडियस को डबल करोगे तो मास भी कितना हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। मास डबल हो जाएगा तो पहले मास कितना था, 5 ग्राम था, अब मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है बच्चों जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A/4 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A/5 है और ये इस तरीके से एक सिलेंडर है, ये बना लिया मैंने सिलेंडर, है ना। ये लिक्विड नहीं बना रहा हूँ मैं, इसमें आपको बोला हुआ है डेंसिटी D ऑफ सॉलिड, इसकी डेंसिटी D वो अपने को बतानी है कितनी होगी और ये L/4 तक इसके नीचे दबा हुआ है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है L/4 और ये क्या है अपने पास, ये है L - L/4 मतलब 3L/4। टोटल लंबाई तो दी हुई थी अपने को, ठीक है। और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है A/5, एरिया A/5 दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें बायोन्सी जो है ना, जो ऊपर उत्प्लावन बल बायोन्सी लगेगा उसे नीचे mg के बराबर कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। अब ऊपर जो बायोन्सी लगती है वो दोनों पे अलग अलग लगेगी,
समझ रहे हो? तो दोनों पे अलग अलग लगेगी, तो तुम्हें इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी क्या है, नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उससे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसकी डेंसिटी D और इसकी डेंसिटी 2D दी हुई है। नीचे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 2D है, ऊपर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी D दी हुई है। तो बच्चों बायोन्सी बता दो आप इसमें कि कितनी कितनी लगेगी। इस पर बायोन्सी का फॉर्मूला रो वी जी होता है, तो इस पर लगेगी रो इंटू वी। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, रो वी जी। बच्चों ये इस पे नीचे वाले की बायोन्सी लिख दी मैंने, ऊपर जो उत्प्लावन बल पानी लगाएगा, डेंसिटी इसकी कितनी है 2D, वॉल्यूम इसका कितना है एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, प्लस ऊपर वाले का रो वी जी, तो इसका भी डेंसिटी ऊपर वाले की D है, तो D इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, एरिया इंटू लेंथ और इंटू जी। ये रो वी जी आ गया। बच्चों एम जी आएगा, एम जी एम, अब इसमें एम जी जो नीचे लगेगा, एम में आप इस रॉड की डेंसिटी मान लो D, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, A/5 इंटू टोटल लेंथ L इंटू जी। तो यहाँ पे लिख देना D इंटू A/5 इंटू L इंटू जी। बस इसे सॉल्व कर लो बच्चों। ये A/5 जो है, ये A/5 ये कैंसिल हो रहा है अपने पास। यहाँ पे G देखें तो ये G की वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, और इधर ये अगर देखें कैपिटल L, ये कैपिटल L भी कैंसिल हो रहा है। इधर यहाँ पे केवल D बच रहा है, यहाँ पे 3D/4 बच रहा है, और यहाँ पे 2D/4 बच रहा है। ऐड करने से D की वैल्यू आ रही है 5D/4। 5D/4 यानी 6th क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बायोन्सी है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ये एक रॉड थी, इस रॉड का कुछ एरिया दिया हुआ था, जो भी एरिया दिया हुआ है mg नीचे लगेगा। बायोन्सी यहाँ पे जितने लिक्विड हैं, सब लिक्विड की जो बायोन्सी है वो ऊपर एक्ट करेगी। बायोन्सी का फॉर्मूला याद करना है, रो किसका, लिक्विड का, वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का, इंटू जी। तो रो वी जी फॉर्मूला है, वो लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हटा देता हूँ मैं। बायोन्सी का क्वेश्चन था 6, अच्छा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ भी चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए इसके बाद 6th क्वेश्चन के आगे अपन चलते हैं और नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट ए दिया हुआ है और ये पॉइंट बी दिया हुआ है, और अपने को रेट ऑफ वाटर फ्लो निकालनी है बच्चों। रेट ऑफ वाटर फ्लो का मतलब होता है एरिया इंटू वॉल्यूम, है ना। रेट ऑफ वाटर फ्लो मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है ये। एरिया इंटू वेलोसिटी है, ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड ही आ जाएगा। और ऑप्शन देख लो, सारे मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही होंगे। ये निकालना है अपने को रेट। बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होगी आपको, इसको 1 पॉइंट बोल दो, इसको 2 पॉइंट बोल दो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1V1 = A2V2। यही निकालना है अपने को। इसको मैं Q बोल देता हूँ और Q ही हमारा आंसर है, ठीक है। फ्लूइड के सारे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन लगानी है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है और दूसरा बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। बच्चों इस 1 और 2 पॉइंट पे क्योंकि हाइट सेम ही है ना, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो ए पॉइंट पे मैंने लिखा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH भी आना चाहिए था, बट दोनों पे हाइट सेम है। बी पॉइंट पे भी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बच्चों इसमें आप P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ लो, P1 माइनस P2। अब P1 माइनस P2 की वैल्यू 600 दे रखी है। चेंज इन प्रेशर कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। रो बाय 2 तो रो बाय 2 रहेगा बच्चों। V2 स्क्वायर, बताओ यहाँ से V2 की वैल्यू क्या Q/A2 लिख सकते हैं अपन, तो Q² बाय A2 स्क्वायर माइनस
V1 स्क्वायर, V1 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, Q बाय A1, Q स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया 600 इक्वल्स टू रो बाय 2। बच्चों यहाँ पे अगर एलसीएम लेते आप, Q स्क्वायर तो कॉमन आ जाता, एलसीएम लेने पे ये कितना आ जाता है यहाँ पे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और ऊपर जाके A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बच्चों सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, 600 इक्वल्स टू वाटर है तो वाटर की डेंसिटी वो 10 की पावर 3 आ जाएगी अपॉन 2, तो 2 रहेगा। Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए बच्चों अपने को, और A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर मतलब 30 है ना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4 लिखना पड़ेगा, तो 30 इंटू 10 की पावर -4, ये 30 का स्क्वायर, और 10 की पावर -4 आया है और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस A2 की वैल्यू 15 इंटू 10 की पावर -4 होती, इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे A1 इंटू A2, तो A1 का स्क्वायर यही है बच्चों, 30 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 10 की पावर -4 का स्क्वायर। बच्चों एक ये 10 की पावर -4 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो ऊपर कितना बाकी रह गया बच्चों, 600 बराबर 1000 अपॉन 2 इंटू Q2 स्क्वायर। अब ऊपर 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आप अगर देखोगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 30 माइनस 15 और 30 प्लस 15, ठीक है ना। आप वैल्यूज भी लिख सकते थे बट डायरेक्टली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नीचे बच्चों बाकी है 30 का स्क्वायर, 30 के स्क्वायर को 30 इंटू 30 लिख लेते हैं, 15 के स्क्वायर को 15 इंटू 15 लिख लेते हैं, और ये 10 की पावर -8 था, ऊपर जाके 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस थोड़ी हैं इसकी। 15 से ये 15 ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 ये कैंसिल कर दो बच्चों, और इसके अलावा आप यहाँ पे 2 को इधर ले जाओ, ये 12 हो गया इक्वल्स टू 10Q स्क्वायर। बताओ ऊपर क्या बाकी रह गया, 45 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे 30 इंटू 30 900 इंटू 15। बच्चों ये 15 से 45 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स कैंसिल होगा, और 3 को इस 12 से कैंसिल करोगे 4 टाइम्स कैंसिल होगा। तो बाकी क्या रह गया, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह इधर बाकी है, 4 इक्वल्स टू 10Q स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू 10Q स्क्वायर। ऊपर बचा है 10 की पावर 8 और नीचे बचा है बच्चों 900 है, तो 4 9 के इधर 36 आ गया है ना, और 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर और 10 की पावर 7 आ गया बच्चों, 1 0 से ये आया, तो Q स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 36 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ से आप 7th क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो 7th क्वेश्चन का आंसर सेकंड दिख रहा है फिर, क्योंकि अब बताओ मेरे को, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या तुम, 36 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 है ना, ये जो 10 नीचे ये 10 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 ही आ जाएगा, ये Q स्क्वायर की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे, तो Q की वैल्यू निकालने में रूट निकालोगे 36 का रूट बच्चों 6 हो जाएगा, नीचे √10 है, और 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3 हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन √10। तो ये 7th का सेकंड आंसर आ जाएगा। लंबा सवाल है बट इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए अपने को, और बर्नौलीज थ्योरम प्लस जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है दोनों आएगी, तो आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अगर क्वेश्चन कोई आ रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन में बच्चों आप याद रखो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, और एक बर्नौलीज थ्योरम इसको लगा दोगे तो क्वेश्चंस आपके बनने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में बच्चों
बोला क्या हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलेसेस। तो बच्चों कुछ अपने पास छोटे छोटे ड्रॉप्स थे जिनमें सबकी रेडियस आर थी, और ये मिलकर एक ड्रॉप बनाते हैं जिसमें अब इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है ना, और इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, इसका वॉल्यूम वी दे रखा है। तो टी सरफेस टेंशन है। देन तो अपने को बताना है बच्चों कि एनर्जी का क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसकी इनिशियल एनर्जी लिख दो। बच्चों एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एक ड्रॉप की एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू 4πr²। ये एक ड्रॉप की एनर्जी है। ऐसे कितने ड्रॉप्स होंगे, n ड्रॉप्स है मान लिया। बाद में फाइनल एनर्जी कितनी आई होगी, सरफेस टेंशन इनटू 4πr², सरफेस टेंशन T इंटू 4πr², ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। बच्चों हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ना ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स है ना, सबका एरिया ऐड करोगे तो एक ड्रॉप के एरिया से ज़्यादा हो जाता है। ये क्लास में मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ पे है क्या, इनिशियल एनर्जी वो ज़्यादा है फाइनल एनर्जी से। इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है किससे, फाइनल एनर्जी से, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हो गई होगी। इसलिए फर्स्ट या थर्ड में से आंसर आना चाहिए। समझ रहे होगे, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों अपन। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इनिशियल माइनस फाइनल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। बट शुरुआत में एनर्जी कितनी थी, n इंटू टी इंटू 4πr² माइनस टी इंटू 4π कैपिटल R²। और यहाँ से बच्चों आप t इंटू 4π कॉमन ले लो, n r² माइनस r²। बच्चों ये आंसर है। इसमें आप वॉल्यूम की टर्म्स और वो सब ले आओ। चलो ये बताओ मेरे को, वाटर ड्रॉप्स जहाँ पे जितना वाटर होगा उतना ही वाटर यहाँ पे होगा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन अगर लगाते तो बताओ, यहाँ पे एक रिजल्ट स्टैंडर्ड सा होता है। इनिशियल वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3πr³ इंटू n, और फाइनली कितना होता, 4/3πr³। बच्चों 4/3π से 4/3π कैंसिल हो गया, तो यहाँ से nr³ वो r³ के बराबर होगा, या फिर n की पावर 1/3r = r होगा। तो आप इस पूरी टर्म को किसमें ले आओ, यहाँ पे t इंटू 4π इंटू n तो था ही, यहाँ पे आप स्मॉल r² की जगह, स्मॉल r² की जगह बोलो, r² की जगह क्या लिख सकते हो, r² n की पावर 2/3, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो मैं स्मॉल r² की जगह क्या लिख देता हूँ, r² n की पावर 2/3 माइनस r²। बच्चों ये वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो। अभी तो मैं सारे डेरिवेशन बता देता हूँ। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, t इंटू 4π बच्चों r² कॉमन आ गया, ऊपर n की पावर 1 थी, नीचे 2/3 था, तो n की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम दिया हुआ था अपने को 4/3πr³, लास्ट की ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ था अपने को, तो ये वॉल्यूम है 4/3πr³ के बराबर। तो आप इसमें इस यहाँ से ना 4π की वैल्यू देख लो, 4π की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3v/r³। 4π की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर चला जाएगा, 3v/r³, तो t इंटू 4π की जगह 3v/r³ इंटू r² और n की पावर 1/3 माइनस 1, n की पावर 1/3 माइनस 1। देखो बच्चों ये कितना आ गया, 3tv/r और n की पावर 1/3। क्या n की पावर 1/3 को यहाँ से, n की पावर 1/3 को यहाँ से कैपिटल R बाई स्मॉल r लिख सकते हैं, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r माइनस 1। बच्चों इस कैपिटल R को अंदर ले जाओ तो 3tv और r मतलब इसमें कैपिटल R को मैं अंदर ले गया तो ऊपर r कैंसिल हो गया, 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R। बच्चों इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। जब आपने बहुत सारे ड्रॉप्स को मिलाया होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, जो बच्चों 8th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है। तो 8th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वैसे ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रहता है। एक चीज़ ज़रूर याद कर लेना, जब बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं तो इसका एरिया वो ज़्यादा होता है, एक सिंगल ड्रॉप का एरिया
वो हमेशा कम होता है। वो ऐसे प्रूव कर सकते हो कि ये बहुत छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर ये बड़ी ड्रॉप बन गई है। तो इस बड़ी ड्रॉप के एरिया में तो केवल ये बाहर वाली जो ड्रॉप्स हैं इन्हीं का एरिया आया होगा, लेकिन अंदर भी तो इसके ड्रॉप्स हैं बहुत सारी। तो ये जब टुकड़े टुकड़े होती है ना, तो छोटी ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। वो मिलके एक ड्रॉप बनाती है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। उसे समझ में आ जाएगा आपको कि एनर्जी इनिशियली ज़्यादा थी इसलिए एनर्जी रिलीज हो गई, और एनर्जी रिलीज हो गई तो आंसर निकाल लेना इनिशियल माइनस फाइनल से। चलिए, ये हो गया बच्चों 8th क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से और सॉल्व कर लो कि क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे इनको सॉल्व करना है। तो 8th क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए बच्चों, 8th क्वेश्चन वो यहाँ से ख़त्म होता है और आगे बढ़ते हैं अपन 9th क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सोप फिल्म में ऊपर यू शेप है, लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट। बच्चों वेट यानी mg की वैल्यू आपको दे रखी है। mg की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सरफेस टेंशन पूछा है। बच्चों ये बताओ, ये कोई भी यू शेप की फिल्म थी तो इस फिल्म की सबसे पहले तो बच्चों 2 सरफेसेस होती हैं। 2 सरफेसेस, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। बच्चों इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, इसका एरिया बढ़ने चाहेगा, सरफेस टेंशन एरिया डिक्रीज कराना चाहता है तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर आएगा। और सरफेस टेंशन का फोर्स होता है बच्चों T इंटू एल, लेकिन 2 लेयर्स के कारण 2TL। तो आपको कुछ नहीं करना है, सरफेस टेंशन के फोर्स को वेट के बराबर कर देना है। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको पूछी है, लेंथ की वैल्यू 30/100 कर देना बच्चों, वेट की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻²। 10⁻⁻² और 100 ये तो मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। टी की वैल्यू आ गई 1.5/60, 2 इंटू 30 60 आ गया। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। सरफेस टेंशन 1/40 न्यूटन पर मीटर आ गया बच्चों। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है तो 1/40 आ जाएगा। या इसे अगर हम बोले तो 1/4 कितना होता है, 0.25 यानी 0.025 यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 0.025 न्यूटन पर मीटर। 9th क्वेश्चन का आंसर वो आ जाएगा अपने पास फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10th क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेस का एंगल बोला गया है। बच्चों शेयर स्ट्रेस आपको मालूम होगा, जैसे ऐसे अपन कोई भी ब्लॉक अपन ने रखा हुआ है, नीचे से ये फिक्स रहता था और इस पे अपन सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते थे। फोर्स लगाने पे ये आगे चला जाता था कुछ, ये x आगे शिफ्ट हो गया, ये एंगल फाई होता था। ये लेंथ अगर l माने तो फाई की वैल्यू x/l आती थी। यही फॉर्मूला था बच्चों, सॉल्व कर लो इसे। ये x की वैल्यू आप एंगल इक्वस टू, मतलब एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एक्चुअली यहाँ पे आप इसे ना x को r थीटा लिख सकते हो और नीचे l आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपको 4 मिलीमीटर 4 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा आपको दे रखा है बच्चों 60 डिग्री, अपॉन लेंथ दे रखी है बच्चों कितनी आपको 100 सेंटीमीटर, 100/100। तो ये एंगल डिग्री में आ जाएगा 60 डिग्री में। देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, फाई की वैल्यू आ जाएगी 240 या 0.24 डिग्रीज, क्योंकि 240 इंटू 10⁻³ यानी 0.24 यानी 10th का 4th ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में बल्क स्ट्रेन की बात की गई है। तो बल्क स्ट्रेन का मतलब आ जाएगा बच्चों ΔV/V। इसकी वैल्यू चाहिए अपने को बच्चों। वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, क्यूब दिया गया है, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू L³ होना चाहिए था, और V की पावर 1 थी तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। लेंथ में परसेंटेज चेंज 1 का दे रखा है, यहाँ पे 1 लिखोगे तो 3 इंटू 1 ये परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में आ जाएगा। वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज 3 आ जाएगा, और परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज ही तो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो 3 आ रही है, इसको ΔV/V भी लिख सकते थे। तो बस 3 आ जाएगा, 3% है ना, तो 3% आ जाएगा, और 3% को 3/100
यानी 0.03 लिख सकते हो। 0.03 मतलब बच्चों फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, 11th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं अपन, ये हटा देते हैं अपन। 11th क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस वो अपन ने देख लिए हैं। आगे 11th क्वेश्चन के आगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 वो देखते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड, उन्हीं सब का क्वेश्चन चल रहे हैं। बच्चों 12th नंबर का क्वेश्चन, 12th नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ डायमीटर। बच्चों डायमीटर d1/d2, डायमीटर का रेशियो दिया गया है। चाहे डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो, बात एक ही होती है बच्चों, क्योंकि डायमीटर का 2 गुना रेडियस होता है। और लेंथ भी सेम है दोनों वायर्स की, लेंथ 4 मीटर है, मतलब सेम है। और ऑन अप्लाइंग सेम लोड, बच्चों फोर्स भी उन पे सेम लग रहा है। और इसमें इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर विल बी, जिसका डायमीटर कम है ना, वो जिसका डायमीटर कम है, थिन वायर का डेल्टा एल निकालना है, मतलब डेल्टा L2 तुम्हें निकालना है। डेल्टा L2 कितना होगा, और इसमें सेम मटेरियल भी दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेना। सेम मटेरियल मतलब यंग मॉडुलस भी सेम होगा बच्चों। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L अपॉन L। बच्चों यंग मॉडुलस सेम, फोर्स सेम, लेंथ सेम, तो डेल्टा L एरिया के इनवर्स रेशियो में, एरिया को 1/r² लिख सकते हो। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 वो इनवर्स रेशियो में, मतलब r2²/r1²। तो r2²/r1² आ जाएगा। r2²/r1² करोगे तो 1/n² आ जाएगा, 1/n², है ना, r2²/r1²। यानी डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो आंसर लिखूं मैं यहाँ पे। डेल्टा L2 की वैल्यू आ जाएगी n² डेल्टा L1। यानी थिन वाले की इंक्रीज इन लेंथ n² टाइम्स हो जाएगी। n² टाइम्स मतलब 12th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 12th के बाद 13th क्वेश्चन में आते हैं। स्टील रिंग की रेडियस, बच्चों स्टील रिंग की रेडियस r है और एरिया A है, और एक वुडन डिस्क है बच्चों, एक वुडन डिस्क है, इसकी रेडियस r दे रखी है, ग्रेटर देन r। अब है क्या, जैसे कि ये लकड़ी की कोई डिस्क है बच्चों, इसके ऊपर अपने को एक पट्टी चढ़ानी है। रिंग मतलब अंदर से खोखली होगी, है ना, इसके ऊपर इसको चढ़ाना है। अब इस डिस्क की रेडियस ज़्यादा है, इसके ऊपर ये रिंग चढ़ानी है। तो रिंग को पहले खींचेंगे अपन, फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। जब छोड़ेंगे तो ये इसे चारों तरफ से घेर लेगी। बच्चों ये बताओ चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा। डिस्क की लेंथ कितनी होगी, डिस्क की रेडियस r है तो 2πr माइनस स्टील रिंग की 2πr, ये चेंज इन लेंथ थी। बच्चों स्ट्रेन बताओ, रिंग में स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बताओ कि स्ट्रिंग में, मतलब ये जो रिंग है, इस रिंग में चेंज इन लेंथ कितना है वो निकाला मैंने। क्योंकि बताओ रिंग जब इस डिस्क के ऊपर चढ़ा देंगे तो उसे खींचना पड़ेगा, खींच के उस रिंग की लंबाई भी तुम 2πr के बराबर कर दोगे तभी तो चढ़ेगा। तो यहाँ से मैंने 2πr माइनस 2πr अपॉन ओरिजिनल लेंथ बच्चों 2πr आती, तो ये r माइनस r अपॉन r, ये अपने पास डेल्टा L आ जाता। बच्चों यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L/L। तुम्हें इसमें निकालना क्या है बच्चों, फोर्स निकालना है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी YA डेल्टा L अपॉन L, YA डेल्टा L अपॉन L। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों YA डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू कितनी है, r माइनस r अपॉन r। बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। y की जगह e लिखा हुआ है इसने, यंग मॉडुलस की वैल्यू इसने e दे रखी है, तो e इंटू a r माइनस r अपॉन r 13th का सेकेंड ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, 13th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए
तो ये 12th और 13th नंबर के क्वेश्चन ये भी अपने सॉल्व हो जाएंगे। इसको हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन पे। बताओ 14th क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन स्टिचिंग वायर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और ये तुम वैसे भी निकाल सकते हो। स्प्रिंग होती है वायर का, जो भी क्वेश्चन आए स्प्रिंग जैसे कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ हाफ स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये मेरे को 14th का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, एफ एल अपॉन 2 एल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, स्मॉल एल मतलब चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, फोर्स, एरिया। 14th का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, तो जो 15th क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन में आपको बोला गया है सोप बबल का एक्सेस प्रेशर। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर होता है बच्चों 4T/R के बराबर, R रेडियस है, और ये आपको किसी हाइट के बराबर दिया हुआ है, ऑयल की हाइट के बराबर दिया हुआ है, और 2 मिलीमीटर हाइट के बराबर जो प्रेशर होता है, मतलब हाइट का प्रेशर बच्चों ρgh होता है। बस इसमें वैल्यूज रख दो बच्चों। 4T, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर तो 1/100, डेंसिटी आपको 0.8 दी हुई थी बच्चों, ग्राम पर सीसी, ग्राम को किलोग्राम में कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लेना। तो रो जी की वैल्यू बच्चों 9.8 और हाइट की वैल्यू 2 × 10⁻³ ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 10⁻³ और 10⁻6 ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 400T की वैल्यू आ जाएगी 0.8 × 9.8 × 2। बच्चों यहाँ से T की वैल्यू आएगी 0.039 न्यूटन पर मीटर, जिसे 3.9 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर लिख सकते हो। यानी 15th क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेस प्रेशर, बबल की 2 लेयर्स होती है 4T/R और हाइट का प्रेशर ρgh, उसको सेम करना है। ठीक है, 15th क्वेश्चन पे आ जाऊँ। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम डायमीटर आर पुट वर्टिकली 1 each in 2 liquids whose relative densities are this, surface tensions are this, ratio of height। बच्चों अभी कुछ देर पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि 2T/R cos θ इक्वल्स टू ρgh। ठीक है, अब 2 कैपिलरी ट्यूब हैं जिनके डायमीटर सेम है तो उनकी रेडियस भी सेम होगी बच्चों। ठीक है, वर्टिकली 1 in 2 liquids whose relative density, तो लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, जी भी आप कंपेयर करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। एंगल के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, cos θ को हटा देना। हाइट प्रोपोर्शनल हो जाएगी T अपॉन डेंसिटी के बच्चों, हाइट प्रोपोर्शनल आ जाएगी T/डेंसिटी के। तो H1/H2 की वैल्यू आ जाएगी सरफेस टेंशन अपॉन डेंसिटी। तो सरफेस टेंशन पहले की कितनी है बच्चों, सरफेस टेंशन पहले की दे रखी है 60, और पहले की डेंसिटी आप देखोगे तो वो दे रखी है 0.8। दूसरे की सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है बच्चों 50, और डिवाइड करोगे इसे 0.6 से। बच्चों ये आ रहा है 60 × 0.6, 60 × 0.6 और 0.8 × 50। बच्चों 0 से 0 कैंसिल कर लेना, ये एक डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 36/40, 4 9 जा 4 10 जा 0.9, H1/H2 0.9, फोर्थ ऑप्शन 16th का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 9/10 दे रखा है। चलिए 16th क्वेश्चन के बाद 17th क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल। तो सोप बबल बच्चों, बबल जो है, बबल में एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। बबल में एक्चुअली 2 सरफेसेस होती हैं, अंदर एयर होता है, इज थ्राइस दैट इन अदर वन इज इक्वल टू थ्राइस 4T/R। दोनों की रेडियस अलग अलग मान लेता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल रखा है किसी एक बबल में एक्सेस प्रेशर किसी दूसरे बबल का 3 टाइम्स है, तो यहां से तुम R1 की वैल्यू, R1 इधर चला गया, 3R1 इक्वल टू R2 बोल सकते हो। बच्चों वॉल्यूम का रेशियो निकालना था
तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिखते था, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे तो 4/3 तो कैंसिल हो गया, तो R1 क्यूब बाय R2 क्यूब, R1 बाय R2 का क्यूब निकालते तो 1/27 आ जाएगा बच्चों। ये R1 बाय R2 1/3 है, उसका क्यूब निकाल लेना, तो 1/27 17th का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। चलिए 17th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। तो फॉर्मूलेज थोड़े से याद कीजिए बच्चों, और फॉर्मूलेज याद होंगे तो आप आसानी से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में क्या है, कोई लेक दिया हुआ है, जहाँ पे लेक दिया हुआ है जिसके डीप पे, जिसकी कितनी नीचे 47.6 मीटर नीचे 50 सेंटीमीटर क्यूब की एयर है। वो एयर कहाँ पे है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर जाने पे इस एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये पूछा हुआ है बच्चों। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। मान लो ये एयर किसी गुब्बारे में रहती, गुब्बारे के ना तो एयर अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें गैस के मोल्स भी कांस्टेंट मानने पड़ेंगे बच्चों। मोल्स का फॉर्मूला होता है PV/RT, PV = nRT होता है। तो मोल्स नीचे के और ऊपर के सेम करने थे आपको, N1 और N2 को सेम करना था। मोल्स को P1 V1 इधर P2 V2 लिखते, नीचे RT भी आता बट RT से RT कैंसिल हो जाता बच्चों, ठीक है। इसको 1 पॉइंट मान लो, इसको 2 पॉइंट मान लो। यहाँ पे प्रेशर कितना लिखोगे, अब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 था, तो 2 का प्रेशर कितना लिख सकते हो P0, 2 का वॉल्यूम V2 तुम्हें निकालना था। 1 का प्रेशर कितना लिखते हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाता P0 प्लस ρgh इंटू V1, समझ रहे हो, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाता P0 प्लस ρgh। अब यहाँ से तुम्हें V2 की वैल्यू चाहिए थी बच्चों, तो V2 की अगर वैल्यू चाहिए तो P0 को नीचे ले आओगे तो V1 और 1 प्लस ρgh बाय P0 है ना। ये P0 को नीचे ले आए, ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो P0 और P0 तो 1 हो गया। तो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये V2 की वैल्यू आ जाएगी V1 की वैल्यू 50 थी सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस रो, ये ρgh हमने लिखा था वाटर के लिए, तो वाटर की डेंसिटी 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू बच्चों 47.6 अपॉन P0। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर दी गई है। हाइट से प्रेशर कैसे निकालोगे, ρgh, लेकिन ये रो इस बार Hg का आएगा। रो Hg का कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻3 है ना। 13.6 दिया हुआ है क्वेश्चन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम को 10⁻³ लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब को 10�6 लिखोगे, ऊपर आके SI में यही बचेगा। रो जी की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 और हाइट है 70 इंटू 10⁻², क्योंकि 70 सेंटीमीटर है। ये P0 की वैल्यू है, ये लिख दो यहाँ पे 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 70 इंटू 10⁻², बस ये सॉल्व कर लो बच्चों। अब ये 10 और 10⁻³ 10 और 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा 50 और ये 1 प्लस, ये बच्चों डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल कर देना, 476 136 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻1, ये 70 इंटू 10⁻² था, तो 7 इंटू 10⁻⁻1 बच्चों 7 से इसको काटोगे ना, 7 6 42 और 68 से ये इधर आ गया 2, 10⁻⁻1 ऊपर जाके 51 प्लस 10/2, 10/2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 1 6 इंटू 50 300। कैलकुलेशंस बहुत गंदी थी, कैलकुलेशंस कर लो आप इसकी, 300 मतलब 18th का सेकेंड आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन KTG और थर्मोडायनेमिक्स में भी आते हैं बच्चों, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि हाइट इक्वल्स टू n-1 इंटू 10, लेकिन वो तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किसके बराबर ले लोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। इसमें 70 दिया हुआ है, इसलिए आंसर उस फॉर्मूले से थोड़ा आसपास आएगा। तो जो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन करते हैं अपन, 19th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ है बच्चों, सिलेंडर की रेडियस r मान लो,
इस सिलेंडर में एवरेज फोर्स विद लिक्विड प्रेसेस द साइड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम। बच्चों बताइए फोर्स बॉटम पे कितना लगेगा, बॉटम पे इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स होगा बच्चों प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर आएगा रो जी एच, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इन साइड्स पे फोर्स लगेगा, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स कितना लगेगा? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर कितना होगा? रो जी एच बाई टू, टोटल प्रेशर रो जी एच होता है तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, जो वक्रीय पृष्ठ का एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, इन दोनों को बराबर कर दो, ये बोला हुआ बच्चों। तो रो जी एच पाई आर स्क्वायर, ये तो वो फोर्स था जो बॉटम पे लग रहा था, और आजू बाजू की दीवारों पर औसत एवरेज फोर्स कितना लग रहा था? 2 से 2 कैंसिल करने के बाद रो जी एच पाई आर एच। बोलो बच्चों रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आर इंटू एच, यानी हाइट की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। हमें कितनी हाइट तक भरना पड़ेगा? रेडियस के बराबर हाइट तक बढ़ना पड़ेगा। 19 का सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों, 19 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए तो ये अपने पास 19 क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट 20th क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है इस तरीके से एक स्फीयर, वो स्फीयर को इससे बांध रखा है अपन ने, और क्वेश्चन में बोल रखा है डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये डेंसिटी स्फीयर की मान लो इज n टाइम्स लाइटर देन वाटर। तो वाटर की डेंसिटी को n से डिवाइड करने पे इतने टाइम्स कम है, ये एक रिजल्ट है। अब आप ये बताओ, अपने से पूछा गया टेंशन पूछिए, टेंशन नीचे लगेगी बच्चों, mg भी नीचे लगेगा और बायोंसी ऊपर लगेगी। तो बायोंसी की वैल्यू T प्लस mg के बराबर आ जाएगी, या टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बायोंसी माइनस mg के बराबर। बच्चों बायोंसी कितनी हो जाएगी? बायोंसी लगेगी डेंसिटी वाटर की, वॉल्यूम इसके खुद का इंटू जी माइनस एम जी। बच्चों डेंसिटी स्फीयर की, मास स्फीयर का और वॉल्यूम स्फीयर का, समझ रहे हो? तो तुम यहां से v की जगह लिख सकते हो, v की जगह m अपॉन रो एस लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा? रो वाटर और v की जगह m अपॉन रो सॉलिड इंटू जी माइनस एम जी। बच्चों रो वाटर अपॉन रो सॉलिड, बताओ रो वाटर अपॉन रो सॉलिड यहाँ से n के बराबर आ जाएगी, रो सॉलिड को नीचे ले जाओगे n ऊपर आ जाएगा, तो ये n लिखा हुआ है मतलब n एम जी माइनस एम जी, यानी आंसर आ जाएगा एम जी n माइनस 1। फोर्थ ऑप्शन 20th का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। चलिए फिर 21 में पॉइंसले थ्योरम लगानी है आपको। रेट ऑफ फ्लो क्यों बोलता हूँ उसे मैं? रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है पी पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 NL। ये पी क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है बच्चों। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? प्रेशर डिफरेंस पी, द वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर विच रेट ऑफ फ्लो, एक रेट ऑफ फ्लो की बात की है, पी पूछा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डबल्ड व्हेन रेडियस एंड लेंथ, रेडियस और लेंथ की बात की है, जो टिक लगाए हैं इन चारों की बात की है। तो यहाँ से मेरे को P की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? यहाँ से क्यू एल अपॉन आर की पावर 4, क्यू एल अपॉन आर की पावर 4। अब ये बताओ मेरे को क्यू कितना करना है, रेट कितनी करनी है? रेट करनी है डबल, तो P को डबल कर देना। लेंथ कितनी करनी है? लेंथ भी डबल करनी है। रेडियस को भी डबल करना है 2 की पावर 4। तो प्रेशर को 1/4 टाइम्स होना पड़ जाएगा, है ना। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बट नीचे 4 बच जाएगा, यानी P/4 आंसर आ जाएगा। P/4 यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 21st का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। चलिए तो पॉइसोवेले इक्वेशंस हैं और इसके क्वेश्चंस वैसे तो आए नहीं हैं, बट फिर भी आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर सकते हैं हम।
ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। तो 22 क्वेश्चन में आप बर्नौलीज थ्योरम लगा दो बच्चों। टैब को खोला गया है तो P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये V1 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर है, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सेम हाइट पर मैनोमीटर ना, सेम हाइट पे प्रेशर सेम हो जाएगा। तो ये P1 माइनस P2 अपन ने अप्लाई किया है, तो P1 माइनस P2 को आप देखोगे तो माइनस कर दो इसमें, एक है 4.5 एक है 4 और इंटू 10 की पावर 5 तो है ही, और हाफ वाटर की डेंसिटी बच्चों 10 की पावर 3 हो जाएगी, और V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर 0 है क्योंकि टैप शुरुआत में खोलोगे तो उसमें वेलोसिटी 0 रहेगी। बस यहाँ से V2 निकाल लो बच्चों, कितना आ रहा है ये 0.5 इंटू ये कितना है 10 की पावर 5, ये कितना है 10 की पावर 3/2 V2 स्क्वायर। बच्चों ये 1/2 ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 100 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बच गया। V2 वैल्यू 10 आ जाएगी। तो आपको प्रेशर दिया हुआ था तो आप बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। 22 का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 22 के बाद 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A इंटू वी कॉन्स्टेंट बोलते हैं अपन। A इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। बच्चों पानी खोलोगे आप नल से, पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए पानी नल से खोलते हैं ना, तो आपने बुक्स में देखा होगा इस तरीके से, पानी जब गिरा तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, नीचे जाते जाते एरिया कम होने लग जाएगा। 23 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर बात आती है 24th क्वेश्चन की। 24th क्वेश्चन में पॉइंट सोर्स बच्चों, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 1/r² होती है। फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा 24th का फोर्थ ऑप्शन की इंटेंसिटी डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। 24th का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी 1/r की प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ही स्टैंडर्ड से रिजल्ट्स हैं। 24 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 25 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए मानते हैं ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो लाइट को रेक्टिलिनियर अपन मोशन में मानते हैं, वेव नेचर है लाइट का, इस कारण से 25th इसका आंसर आ जाएगा। 25th का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिए बच्चों 25 के आगे 26 क्वेश्चन। 26 में बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज, बच्चों फ्रिंज विड्थ पूछ रखी है। फ्रिंज विड्थ होती है λd/d। बच्चों लैम्डा आपको कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो 500 और नैनो मीन्स 10 की पावर -9। कैपिटल डी होती थी बच्चों स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, वो 1 और 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 500 इंटू 10 की पावर -6 ये आ जाएगा, जिसको आप 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर बोल सकते हो। 26th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, तो इस सबको हटा देते हैं अपन। तो क्वेश्चंस अब वेव ऑप्टिक्स के चालू हो चुके हैं बच्चों। इसमें फ्लूइड्स के, सरफेस टेंशन के जो क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, उनको आप भी सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट बच्चों 27th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 27th क्वेश्चन में बोला हुआ है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। बच्चों आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आपको दिया हुआ है 25/9। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है बच्चों A1 + A2 का स्क्वायर, और मिनिमम होती है A1 - A2 का स्क्वायर। बच्चों रूट ले लो तो ये कितना आ जाएगा 25, मतलब 5/3, ये आ जाएगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2।
बच्चों A1 A2 निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से? वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, बट आप कितना आ जाएगा? 5A1 माइनस 5A2 इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। बच्चों इधर आए तो 2A1 इक्वल टू 8A2 और A1 बाई A2 4/1 आ जाएगा। बच्चों अपने को रेशियो किसका पूछा हुआ है? रेशियो ऑफ विथ ऑफ टू स्लिट्स। बच्चों विथ ऑफ स्लिट्स वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी खुद एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए विथ का रेशियो I1 बाय I2 लिखना चाहिए था, जो आता A1 बाय A2 का होल स्क्वायर, जो आता 4/1 का स्क्वायर 16/1। 16/1 27th का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 27th के बाद 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन बच्चों सिंगल स्लिट का है। सिंगल स्लिट में क्या होता है कि सिंगल स्लिट की विथ अपन A मानते हैं बच्चों, और यहाँ पे इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? इसके बाद घटने लग जाती है इंटेंसिटी। ठीक है, और ये दूरी कितनी आती थी? लैम्डा डी बाई ए। ये दूरी भी कितनी आती थी? लैम्डा डी बाई ए। तो आपसे ये पूछी गई थी कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, ये बच्चों फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा डी अपॉन ए। फॉर्मूला दें, बताओ इसमें वैल्यूज रख दो बच्चों। वैल्यूज रखूं अगर मैं इधर 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है बच्चों इसका? 28 क्वेश्चन में लैम्डा देखोगे 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9। 2 लैम्डा डी, डी की वैल्यू बच्चों 1 और ए की वैल्यू बच्चों 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बच्चों 2 से 2 कैंसिल है। 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ गया बच्चों। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, या 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हो इसे, 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर मतलब सेकेंड। 28 का सेकेंड आंसर सही है बच्चों। चलिए, तो वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, ये हटा देते हैं 27 और 28 को, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 29th क्वेश्चन में सिंगल स्लिट के लिए एंगुलर डिफ्रैक्शन, एंगुलर पोजीशन पूछी है फर्स्ट मिनिमा की। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू ए साइन थीटा होती थी, या साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए। स्मॉल एंगल होने के कारण थीटा लैम्डा बाई ए हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 6000 और एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर माइनस 10, और ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.3 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3। बच्चों ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 और 4 7 हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रेडियन में ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 29th का फर्स्ट आंसर सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में रिजॉल्विंग लिमिट ह्यूमन आई की बात कर रहा है। तो उसके लिए जो एंगल आता था उसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाई टी बच्चों। याद रहे ये रेडियन में आएगा, आपको मिनट में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.22 लैम्डा की वैल्यू है बच्चों 555 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9, और कैपिटल डी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बच्चों ये रेडियन में आया है 180 बाई पाई, और मिनट के लिए 60, ये मिनट में आंसर आ जाएगा। बच्चों ये सॉल्व करोगे 1.2 मिनट 30 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यूनिट का कन्वर्जन भी मुश्किल है, फॉर्मूला तो सबको याद रहता है। ठीक है, तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। 31 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस
2n+1 λ/2 होता है, पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता है। मतलब λ/2 पे n की वैल्यू 0 डालोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 λ/2 पे 5 λ/2 पे मिनिमम मिलता है बच्चों। तो इसलिए 31 का सेकेंड आंसर आएगा बच्चों। 32 क्वेश्चन में अब सनलाइट में सारे कलर होते हैं बच्चों। तो सनलाइट अगर किसी विथ सनलाइट आ रही है और स्लिट की विथ दे रखी है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो सेंटर पर तो वाइट मैक्सिमा बनेगा ही, इसके बाद सारे अलग अलग कलर के भी यहाँ पे रीजन्स दिखेंगे। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 10⁴ एंगस्ट्रॉम जो विथ है और जो सनलाइट की वेवलेंथ है उनका ऑर्डर सेम होता है बच्चों, इसीलिए ये यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखने वाली हैं। तो 32 का थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट 33 क्वेश्चन वो अपन सॉल्व करते हैं। तो 33 क्वेश्चन में बच्चों सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस आपको याद होगा, वो होता था a sin थीटा। उसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। मिनिमम में a sin थीटा लैम्डा होता है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना बच्चों, यही होता है इसमें। और थोड़ा सा रिजल्ट अपोजिट आता है ना, a sin थीटा लैम्डा होता है, वैसे तो अपोजिट नहीं होता है। थ्योरी में जाके देखना पड़ेगा आपको। पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा मिनिमा के लिए, है ना। तो यहाँ से बच्चों ये कितना आ जाएगा, a और sin थीटा 1/2 हो जाएगा बच्चों। sin 30 डिग्री दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6500, ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, याद रहे। यहाँ से बच्चों तुम a निकालोगे तो a कितना आ जाएगा 130 और 00 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइक्रो के बराबर। बच्चों इसी को d बोल रखा है उसने, स्लिट की जो विड्थ है उसी को a बोलते हैं यहाँ पर, इसने क्वेश्चन में d बोल रखा है बच्चों। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 33 का, थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट 34th क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 34th क्वेश्चन में बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों म्यू की वैल्यू निकाल लो। म्यू की वैल्यू आपको याद होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये आपको दे रखी है बच्चों 3 × 10⁸ अपॉन v की वैल्यू दे रखी है 2.2 × 10⁸। बच्चों पोलराइजेशन एंगल याद कर लेना tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। तो पोलराइजेशन एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स 3/2.2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये वैल्यू आती है 53.74 के करीब। वैसे ये ऑप्शन 50 के लगभग आता है, लेकिन 50 भी दिया हुआ है, तो सही आंसर लॉग टेबल से देख के यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन बोल सकते हो। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज दी जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है। 34th क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, अपवर्तनांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पोलराइजेशन एंगल उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए 34th क्वेश्चन के लिए। बच्चों नेक्स्ट 35 क्वेश्चन करते हैं। तो 34th क्वेश्चन का आंसर जो आ गया है वो थर्ड आ जाएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन में YDSC के लिए बच्चों एक ही कंडीशन है कि कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स बनाने, कोहेरेंट सोर्स होगा तो स्क्रीन पे आपको पैटर्न दिख जाएगा। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है तो स्लिट लगाकर हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को, 35 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है अगर ऑर्डिनरी सोर्स है, नॉर्मल सोर्स है, तो नॉर्मल सोर्स है तो बच्चों स्लिट की जरूरत पड़ेगी। स्लिट क्या करती है, नॉर्मल जो सोर्स है उससे निकलने वाली लाइट को कोहेरेंट सोर्सेज में चेंज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन 35 का सही है कि ऑर्डिनरी लाइट है, नॉर्मल लाइट है, तो स्लिट होने के कारण दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, YDSC दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बोल रखा है बच्चों कि कॉलिमेटेड बीम। कॉलिमेटेड बीम का मतलब बच्चों क्या होता है, वो बीम जिसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा सेम हो। बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा सेम होगा तो ये कोहेरेंट ही हो जाते हैं, और कोहेरेंट सोर्स है तो स्लिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन भी सही है, समझ गए। थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि अगर कोहेरेंट पॉइंट सोर्स हैं, बच्चों अगर कोहेरेंट पॉइंट सोर्स हैं तब भी स्लिट की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। बच्चों YDSC की एक ही कंडीशन है, सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो आप स्लिट लगाकर
उसे कोहेरेंट सोर्सेज में बदल सकते हो। अगर सोर्स पहले से ही कोहेरेंट है, स्लिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 35 क्वेश्चन का कंसेप्ट आ जाएगा अपने पास। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं अपन। तो फ्रिंज विथ दे रखी है रेड के लिए आपको। बच्चों बीटा प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी होता है, सबको मालूम होगा। तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, मतलब बीटा 1 बाय बीटा 2 उसको लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कहते हैं बच्चों। तो बीटा 1 बाय बीटा 2 कितना होगा? पहले का बीटा कितना है? 2.4 इंटू 10⁻⁻4, और दूसरे का बीटा आपको मालूम नहीं है। पहले का लैम्डा कितना है बच्चों? 6400, और दूसरे का लैम्डा कितना दे रखा है? 4000। बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और अगर आप कैंसिल करो 4 से तो 4 10 और 4 ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये 10 को इधर ले जाना, तो बीटा सेकंड वाले का कितना आ जाएगा? 10 इधर गया 2.4, या इसे 24 लिख देता हूँ मैं। 10 से मल्टीप्लाई हो गया 24 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 16। ठीक है बच्चों, 4 4 जा 16, और ये आप देखोगे तो 4 से कैंसिल कर देना इसे, है ना। तो 4 6 जा 24 आ जाएगा ये, है ना। 4 से कैंसिल हो रहा है, 24 आया था। 10 से 2.4 मल्टीप्लाई हो 24 आ गया। ये 3/2 हो गया, यानी 1.5, यानी बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों बीटा 1 कितना था? बीटा 1 कितना था? 2.4 इंटू 10⁻⁻4। ये बीटा 1 था, ये बीटा 2 था। आपको शिफ्टिंग बतानी थी इसमें, हाउ मच चेंज कितना होगा? आप बीटा 1 माइनस बीटा 2 निकाल लो बच्चों। तो 2.4 में से 1.5 माइनस करोगे, 0.9 इंटू 10⁻⁻4, ये 0.9 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन 37 का सेकेंड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, और इससे बच्चों आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे सारे, और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में ज़रूर आएगा इस टॉपिक का। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अपन। 38 क्वेश्चन में अब प्लेन वेव, अब यहाँ पे तुम्हें हाइगन्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए बच्चों। प्लेन वेव पास हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से, तो ये कॉन्वेक्स लेंस से ये प्लेन वेव पास हुई। तो प्लेन वेव के वेव फ्रंट्स बच्चों ऐसे आते थे। जो वेव फ्रंट होता है ना, तरंगाग्र, वो हमेशा ये जो भी वेव्स हैं, वेव फ्रंट्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहते थे। अब ये कन्वर्जिंग लेंथ है, ये इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे, समझ रहे हो? ये वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे। कन्वर्जिंग स्फीयर कन्वर्ज होता जाएगा, तो कन्वर्जिंग स्फीयर 38 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं अपन 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन पे स्क्रीन डिस्टेंस डी है इफ ब्राइट फ्रिंज। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया अपन ने, और यहाँ पे बनी है ब्राइट फ्रिंज इसके ठीक आगे। बच्चों ये डिस्टेंस सेंटर से y मानते थे अपन, इसको d/2 बोल दो, क्योंकि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस d होती है। फॉर्मूले याद है आपको? d sin थीटा, इसको पाथ डिफरेंस बोलते थे, और एक tan थीटा का फॉर्मूला होता था y/d। डायरेक्टली फॉर्मूले याद मत करो, तुम स्टेप बाय स्टेप याद करो, ताकि वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन हो जाए। इस फॉर्मूले का कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले का कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। d sin थीटा पाथ डिफरेंस डेल्टा x के बराबर होता है, ये tan थीटा ये y/d। sin थीटा tan थीटा को बराबर करेंगे ही अपन, तो sin थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? डेल्टा x/d। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा x/d। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? y/D। sin थीटा tan थीटा बराबर क्यों होता है? क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो sin थीटा tan थीटा बराबर। बच्चों फर्स्ट मैक्सिमम बना है शायद यहाँ पे, क्या बना? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट तो डेल्टा x को लैम्डा कर देना, λ/d इक्वल्स टू y की जगह d/2 D। अच्छा, और अगर तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो इसको n लैम्डा कर देना। ब्राइट फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बच्चों यहाँ से n लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी d²/2d, या लैम्डा नीचे आ जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d²/2 λD, d²/2 λD। फोर्थ 39 का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो
नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको फ्रिंज विथ बीटा पूछी हुई है। बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो स्मॉल डी को बच्चों 10 टाइम्स कर दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज हाफ, तो इसको हाफ कर दिया है, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे को 1/20 टाइम्स दिख रहा है। और क्या है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। डी की जगह 1/2 लिखोगे, नीचे 10 है तो 1/20 टाइम्स हो गया। ये 40 नंबर का आंसर आ जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखेंगे, क्रिटिकल एंगल, तो भैया आपको क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है, थीटा सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन इनवर्स 3/5। ये आपको द क्रिटिकल एंगल और सर्टेन मीडियम। पोलराइजेशन एंगल बच्चों, पोलराइजेशन एंगल आपको बताया था tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। और बच्चों म्यू की वैल्यू 1/sin थीटा सी होती थी, 1/sin थीटा सी। यहाँ से sin थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। तो आई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स 1/3/5, यानी कि tan इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 5/3 सेकेंड ऑप्शन। 41 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं अपन और इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चंस जो भी अपन देख रहे हैं इनको बच्चों ठीक तरीके से देखते रहिए, सॉल्व करते रहना कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे इनको सॉल्व करने हैं। 42 क्वेश्चन में बच्चों एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो पोलराइजेशन में I = I0 cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, तो I0 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो बच्चों वो I0/2 आ जाएगा। I0/2 मतलब 50% क्रॉस हो जाएगी लाइट। 42 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। 42 का 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में आप फ्रिंज विड्थ बताओ बच्चों, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होती थी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती थी, ठीक है। और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये डिस्टेंस बच्चों आपको डी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है, और S1 ये जो है ये एंगल थीटा दे रखा है, ये डिस्टेंस डी होती है बच्चों लगभग, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वैसे ही निकाल लो। तो यहां से ये बताओ मेरे को, बीटा की वैल्यू तुम कितनी बोल सकते थे, लैम्डा अपॉन डी बाय कैपिटल डी, जो थीटा है तो लैम्डा बाय थीटा फर्स्ट ऑप्शन। 43 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 44th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 16 फ्रिंज ऑक्यूपाई कर रही है कुछ स्पेस बच्चों। एक फ्रिंज कितनी दूरी लेती है बीटा, तो 16 फ्रिंज कितनी दूरी लेंगी, 16 बीटा। और दूसरी लाइट की 24 फ्रिंज कितनी दूरी लेंगी, बीटा 2 बीटा 1 मान लो। समझ रहे हो क्या, कोई एक स्क्रीन है जिसमें पहले तो 16 फ्रिंज बनी, फिर बाद में 24 फ्रिंज बनी, तो ये एक फ्रिंज की लेंथ होती है इंटू 16, ये पूरी स्पेस हो गई, ये 24 ये टोटल हो गया है ना। वापस से लेंथ तो कांस्टेंट थी, जैसे ये मान लो ये स्क्रीन थी, तो पहले यहाँ पे 16 फ्रिंज बनी थी, तो टोटल लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, 16 बीटा 1। बाद में 24 फ्रिंज बनी तो 24 बीटा 2 के बराबर आ जाएगी बच्चों। बीटा में लैम्डा डी बाई डी होता है, मतलब यहाँ पे आपको केवल, क्योंकि डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू लैम्डा 1, तो 16 का लैम्डा कितना है बच्चों, 6000 है। 24 और 24 का लैम्डा 2 कितना है बच्चों, वो तो निकालना है तुम्हें, लैम्डा 2। तो यहाँ से आप देखिए 6 4 जा 24 होता है, तो ये 6 से कैंसिल करोगे तो ये 1000 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 से ये 4 आ जाएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी बच्चों। 44 क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन ये सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। लास्ट 45th क्वेश्चन बच्चों, सेकेंडरी वेव हाइजन प्रिंसिपल पढ़ते भी यहाँ पर, वो सही है, और हाइजन का ही वेव फ्रंट्स सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए थे, हाइजन नहीं सबसे पहले, तो 45 का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले न्यूटन ने बोल दिया था कि लाइट पार्टिकल है ना, और उसी दौरान हाइजन ने भी बोल दिया था कि लाइट को वेव मानिए, उससे 2-3 साल बाद ही, लेकिन न्यूटन का नाम बहुत था इसलिए हाइजन की बात मानी नहीं गई थी। फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि जो न्यूटन ने कहा था वो गलत था। फिर थ्योरी तो आ चुकी थी हाइजन की, उसको अप्रूव किया गया कि भैया ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बट 45 का आंसर सेकंड है। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।